मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सांसद पुत्र नकुलनाथ के साथ निज आवास शिकारपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें पूर्व सीएम ने सीएम शिवराज और पीएम मोदी को निशाने पर लिया, तो वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 20 सीटों को जीतने का दावा भी किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा नेताओं ने विधायकों की खरीद फरोख्त की और वे सौदेबाजी नहीं करते हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो इंटरवेल है, हमारी सरकार फिर से लौटेगी। 15 महीने मैं मुख्यमंत्री रहा, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा का चुनाव था। 12.5 महीने बचे थे मेरे पास। इस 12.5 महीनों में प्रदेश को एक नया मोड़, प्रदेश के भविष्य के लिए एक नया नक्शा बनाने का मैंने प्रयास किया और छिंदवाड़ा के लिए जो संभव था, जो हमारी शिक्षा क्षेत्र में होए, स्वास्थ्य क्षेत्र में होए, रोजगार के लिए होए, मेरा पूरा प्रयास रहा। इन 12.5 महीनों में प्रदेश की जनता ने हमारी नीति और नीयत पहचानी और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले उपचुनाव में जनता इसे पहचान कर अपना फैसला करेगी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि मेरा फोकस विधानसभा उपचुनाव की 24 सीटों पर है और उनको उम्मीद है कि वे 20 सीटों पर कांग्रेस को जिताएंगे। कोरोना महामारी को लेकर कमलनाथ ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में पीएम को वो पैसा भी बता देना चाहिए जो रकम चांद पर जाने के लिए है। मोदी जी को वेबसाइट पर सभी का नाम सार्वजनिक करना चाहिए कि किस उद्योगपति को उन्होंने किस कंपनी को कितना पैसा दिया है। देखिए, ये मैं तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से, आप ये इंटरनेट पर डाल दीजिए किसको कितना पैसा मिला, कौन से उद्योगों को कितना पैसा मिला और उनका पता क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है। ये 20 लाख करोड़ 2020 जैसे मैच होता है, हाँ 2020 का सोच के उन्होंने कहा 20 का ही होना चाहिए। तो ये देश को गुमराह करने की बात है। कृषि क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ और इन्होंने कहा 20 लाख करोड़ में वो भी शामिल है जो चांद में जाएंगे, यात्रा होगी। ये स्पेस की उन्होंने कहा निजी सेक्टर में भी हम जोड़ेंगे। क्या लेना देना इसका? आज स्पेस की बात करें या जमीन की बात करें? कमलनाथ ने जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से सीएम शिवराज और पीएम मोदी को निशाने पर लिया, तो खुद का लक्ष्य आगामी उपचुनाव में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सरकार में वापस आना बताया। छिंदवाड़ा से सावन पाल की रिपोर्ट। एमपी के उमरिया में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए भाजपा युवा मोर्चा द्वारा उनका सम्मान किया गया। उमरिया नगर में लगातार सेवा कर रहे सफाई कर्मचारियों को नगर पालिका में इस दौरान पुष्प वर्षा कर श्रीफल, सैनिटाइजर और मास्क देकर उनको सम्मानित किया गया। तो साथ ही युवा मोर्चा का ये सेवा भाव आगे भी चलता रहेगा। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना के कहर से संदिग्धों को जहां क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और खाना नहीं दिए जाने की बात को कहा। यहां जिले में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर में तमाम आरोप लगे हैं, तो वहीं प्रभारी ने इन सभी आरोपों को नकारा है और यहाँ सभी को अच्छा खाना दिए जाने की बात को भी कहा है। दाल, चावल, सब्जी नहीं मिला है। चाय नाश्ता नहीं मिला। नाश्ता कल रात में हम लोग आए तो खाना नहीं मिला हम लोग को। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था। कल रात में आज खाना पीना दिए नहीं, हो गया ऐसे भूखे मरते रहे, सब रात फोन कांटेक्ट करते रहे, बस अब पता ही नहीं चला। जब पता चला तो हम फिर खाना वाना लेके आए। मतलब इनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है? खाना हो गया, आज मिला है वही दाल चावल सब्जी बस, और इससे बैग में कल शाम को कुछ मिला नहीं। सवेरे चाय नाश्ता वगैरह बोलते हैं कि मिलता है, कुछ भी नहीं मिला। खाना ठीक से नहीं दे रहे हैं? मतलब खाना नहीं दे रहे। क्वारंटाइन सेंटर में इनको मॉर्निंग का मील और इवनिंग का मील दिया जा रहा है। और अभी लेटेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जैसे पाली में भी हमारा क्वारंटाइन सेंटर है और
यहाँ पे पीटीएस में क्वारंटाइन सेंटर है, तो इनको मॉर्निंग में कुछ स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और रात में हल्दी वाला दूध भी अब दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति कितना शासन से निर्धारित है व्यय करने का? शासन का निर्धारित ये मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। भरपेट खाना खिलाने का वो है जी, क्योंकि हम लोग यहाँ से कंट्रोल रेट पे चावल और दाल उठा रहे हैं और सब्जियाँ खरीद रहे हैं लगातार, और मसाले उसका जो व्यय होता है वो जो राहत शाखा में उसको बिल पेश करेंगे, तो जितना निर्धारित होगा उतना काट के बाद क्वारंटाइन किए गए लोगों के आरोपों पर अब भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद बंसल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार राज्य सरकार ने एक आदमी के लिए 14 दिन क्वारंटाइन का खर्च 5,222 रूपए दिया है, जबकि एक दिन में 300-350 रूपए खर्च कर इन लोगों को एक अच्छा खाना दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने 5,222 रुपए 14 दिन के व्यय निश्चित किए हैं, जिसमें अगर अपन एक दिन में 300-350 रुपए भी खर्च करेंगे तो पर्याप्त बहुत अच्छे से अच्छा खाना उन सेंटर में जो ठहराए गए लोग हैं उनको मिल सकता है। लेकिन लगातार जानकारियां मिली कि मात्र क्वारंटाइन सेंटर में सूचियां बनाई जाती है और उनको पर्याप्त फिर भोजन नहीं दिया जाता, सुविधाएं नहीं दी जाती, पेयजल नहीं दिया जाता, सोने की व्यवस्था नहीं दी जाती, और ऐसी स्थितियां निर्मित की जाती हैं कि वो 2-4 दिन में भाग जाते हैं और वो गांव में जाके अगर वो संक्रमित है, संदिग्ध है, तो गांव में जाके वो संक्रमण फैलाते हैं। मतलब उमरिया जिला की जो स्थिति इन अधिकारियों ने कर रखी है, तो आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा और एक नहीं सैकड़ों की संख्या में संक्रमित मरीज निकलेंगे। इस पर प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जी हाँ, मैंने ये जानकारी जो हमारे यहाँ की संभाग की मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं और इस्मानपुर विधानसभा की विधायिका हैं, उनको ये अपन ने जानकारी दी है और क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था है, इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उमरिया में क्वारंटाइन किए गए लोगों ने जहां सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं इनका कहना है कि उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब कलेक्टर ने जांच की बात को कहा है। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते मजदूर वर्ग खासा प्रभावित हुआ है, तो वहीं इसी के साथ अब किसान की फसल को भी कोरोना की नजर लग गई है। बाराबंकी, जिसे गेटवे ऑफ पूर्वांचल कहा जाता है, यहाँ से केले की खेती की शुरुआत होती है और पूरे पूर्वांचल से लेकर बिहार तक सभी को केले की सप्लाई यहीं से होती है। इस बार केले की फसल को अज्ञात बीमारी ने अपना शिकार बना लिया है, तो वहीं इसे किसानों की फसल का कोविड-19 भी कहा जा रहा है। तो केले की फसल करने वाले किसान अब खासे परेशान हैं। तो वहीं जिला उद्यान अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और केले की फसल इसमें नष्ट हो रही है। तो साथ ही इसके पीछे एक बड़ा कारण किसानों का फसल चक्र न अपनाना भी माना जा रहा है। पिछले साल कुछ रीजन्स में देखा गया था अयोध्या मंडल में, इसको बनाना बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए डायरेक्टरेट से कुछ निर्देश भी आते हैं। वैसे बचाव के लिए तो ये है कि इसमें जो भी पौधा आप लगाते हैं खेत में, पहले तो खेत की जो है अच्छे से मतलब उसको रोग रोधित करें, जो मिट्टी शोधन का कार्य होता है उसको अच्छे से करना चाहिए। फिर पौध जो आप लगा रहे हैं उसको ज़रूर शोधित करके ही लगाना चाहिए। दूसरा, अगर ये कहीं दिखता है तो उस पौधे को जो है मिट्टी समेत उखाड़ के आप ज़मीन के नीचे गाड़ दीजिए। यही इनके बचाव। अभी तक को कोई इसकी कारगर दवा तो नहीं निकली है, लेकिन कोई भी आप कोई दवा जो है कीटाणुरोधी वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका कोई कारगर उपाय नहीं है हमारे पास। इसमें दिक्कत है, जैसे आप बाराबंकी की बात कीजिए तो किसान अपना जो है लाभ पहले देखता है, वो मिट्टी को नहीं देखता क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। हम लोग बार बार कहते हैं कि आप फसल चक्र अपनाइए, लेकिन यहाँ की कुछ फसलें हैं जैसे मेंथा है, आलू है, लेकिन उसको किसान नहीं छोड़ना चाहता, वो हर बार लगाता है। तो ये थोड़ा अभी जागरूकता की कमी है लोगों में, और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग जागरूक हों और इस पद्धति को फसल चक्र को जरूर अपनाएं।
पद्मश्री से सम्मानित किसान रामशरण वर्मा ने बताया कि इस बीमारी से किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है और न ही इसे कोविड-19 से जोड़ने की जरूरत है। केवल किसान फसल चक्र और टिश्यू कल्चर अपनाए तो ये बीमारी कभी हावी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि वे 32 वर्षों से लगातार केले की फसल कर रहे हैं और ये बीमारी उनके खेतों तक अभी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि वे फसल चक्र को सदा अपनाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं फिजूरियम बेल्ट, है ना। ये पत्ती किनारे से पीली हो जाती है। वैसे हम जो केले की खेती है पिछले 32 साल से कर रहे हैं। आप ये समझिए कि टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी लाई उत्तर प्रदेश में हमारी ही है, ठीक है जी। तो हमारे पास पूरे भारत के किसान टच में हैं। उत्तर प्रदेश के किसान हैं करीब 30-40 जिलों के। आज करीब 80,000 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर की केले की खेती हो रही। हमने ये देखा है कि जो किसान बार बार उसी खेत में दूसरी फसल ले रहे हैं, तीसरी फसल ले रहे हैं, चौथी फसल ले रहे हैं, उसमें इसकी जड़ सड़ने लगती है। तो उसमें ये थोड़ी सी, चाहे इसको आप उठा रोग कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये तो हम मान सकते हैं। जैसे ये फिजूरियम बेल्ट है, ये चूँकि हम तो नहीं जानते हैं ना भारत में, ना तमिलनाडु का है, आप समझिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के जो किसान टिश्यू कल्चर लगाते हैं, फसल चक्र करते हैं, उसमें ये कोई बीमारी नहीं है जी। अच्छा, इसको कोविड से नहीं जोड़ा जा सकता? नहीं, कोविड से इससे क्या मतलब है? कोविड एक अलग चीज है। कोविड जो बीमारी है वो आदमियों की बीमारी है, ये वनस्पति की बीमारी है। दोनों में अलग अलग भिन्न है। जब हम फसल चक्र के साथ खेती करेंगे तो ये बीमारी कतई नहीं आएगी हमारे केले में। हमारा कहने का मतलब जो है, जैसे हम केला लगाएं, केले की फसल काट लें, उसमें आलू लगाएं, गेहूँ लगाएं, गन्ना लगाएं या धान लगाएं, तब ये बीमारी कतई नहीं हमारे खेत में आएगी। केले की खेती करने वाले किसान को अब जहाँ फसल खराब होने का भय सता रहा है, तो वहीं बीमारी के चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं अब किसानों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। बाराबंकी से विपिन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद जहां प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हुई है, तो ऐसे में मजदूरों को रोजगार देने के लिए सीएम योगी ने भी दावा किया था, जो अब जमीन पर सच होता दिख रहा है। इसी के चलते यूपी के मिर्जापुर में मनरेगा के तहत 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। तो वहीं ऐसा करने वाला मिर्जापुर अब प्रदेश में 4थे स्थान पर है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी श्रमिक रोजगार मांग रहे हैं, उनको मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार दिया जा रहा है। वहीं गाँव में चेन्नई और मुंबई से लौटे प्रवासी मजदूर भी इससे खासा खुश हैं और उनको राहत मिल पा रही है। को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को काम देने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया गया और हम प्रतिदिन अपने जो काम करने वाले मजदूर भाइयों की संख्या को बढ़ाते गए और आज की तारीख में हम पूरे प्रदेश में 4थे नंबर पर हैं। और इस वक्त हमारे जनपद में 1,01,000 जो श्रमिक भाई हैं वो काम कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे बाहर से प्रवासी श्रमिक आए हैं, अभी वो लोग चूँकि होम क्वारंटाइन में है, तो जैसे भी वो बाहर निकलेंगे, अगर उनका जॉब कार्ड बना हुआ है तो होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद हम उनको रोजगार देंगे। और अगर उनका जॉब कार्ड नहीं बना है तो तत्काल उनका जॉब कार्ड बनाकर उनको भी हम मजदूरी पर ले लेंगे। इस प्रकार से हम लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं जो काम मांग रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको कि काम मांगने पर काम ना मिले। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी इस तरह काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि शासन का निर्देश है, इन सभी मजदूर भाइयों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अनिवार्य रूप से जब वो आए काम पर तो उनके हाथ पैर धुलाकर उनको सैनिटाइज करने के बाद ही उनको काम पर लिया जाए। उनके चेहरे पर मास्क लगा रहे और जब वो जाने लगे तो फिर से पुनः एक बार उनको हाथ पैर उनको धुलवा के उनको हम सर चेन्नई काम करते रहे, चेन्नई आची मसाला में रहे, कंपनी बंद हो गई, घर पे आए, नरेगा काम चल रहा है सर। हम अपने बीवी बच्चे में काम कर रहे हैं, मजदूरी कम मिल रही है, ठीक है, लेकिन घर पे हैं सर। खुश हैं। पहले क्या वहाँ पे क्या करते थे आप? आची मसाला में मिर्चा पीसा था सर। लॉकडाउन में आके यहाँ पे मिल गया? हाँ, लॉकडाउन में आया घर पे काम। मैं पहले पानीपत में काम करता था, लॉकडाउन की वजह से गांव में आ गया हूँ। गांव में मनरेगा के तहत से 201 रुपये का काम कर ले पा रहा हूँ। अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। परिवार वालों के साथ रह रहे हैं? परिवार के साथ भी अपने घर पे बिता रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार पे धन्यवाद, मैं यहीं बिता पा रहा हूँ गांव में काम करके। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं? धन्यवाद दे।
मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड बनाकर प्रवासी श्रमिकों को काम देने से जहां विकास को गति मिल रही है, तो वहीं प्रवासियों की आजीविका के लिए यहां आर्थिक मदद भी हो रही है। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। बागपत में दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक चावल व्यापारी को लूटने के इरादे से गोली मार दी, जिसमें चावल व्यापारी घायल हो गया। तो वहीं घटना के बाद तीनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। तो सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद बदमाशों की धरपकड़ को पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की। तो बता दें कि अजय नाम का व्यापारी जब दुकान से घर जा रहा था तब ये घटना अंजाम हुई। बागपत से वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित भारत पेट्रोलियम के कोको पंप पर लगभग 300 लोगों को खाने के पैकेट का वितरण किया गया, जिसके चलते बस और ट्रक चालकों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। तो बता दें कि लॉकडाउन के चलते ढाबे और होटल बंद हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतें आ रही हैं। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर टिड्डी दल ने अब यूपी के झांसी और समथर के कई गांवों में हमला बोल दिया है, जिसको कृषि विभाग रोक पाने में नाकाम साबित हुआ है। तो टिड्डी दल के हमले को नाकाम करने के लिए लगातार थाली और पटाखे चलाकर लोगों को सतर्क रहने की बात सामने आई है। कृषि विभाग द्वारा ग्रामीणों से ये भी कहा गया है कि वे टिड्डी दल का हमला होने पर उसका रुख मोड़ने के लिए शोर मचाएं और साथ ही फसलों पर रसायन का छिड़काव समय समय पर करते रहें। झांसी से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। संभल की गुन्नौर तहसील में 3 और 6 माह पूर्व हुई लूट की घटनाओं का पुलिस क्षेत्राधिकारी ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया। घटना का खुलासा करते हुए सीओ गुन्नौर ने बताया कि गुन्नौर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना हुई थी कि मंदिर के पास आरोपी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा और शातिर अपराधी ओमकार को दबोच लिया। तो वहीं यह आरोपी पहले से भी कई मामलों में वांछित था। रेवाड़ा मंदिर के पास ओमकार बैठा हुआ है, जिस समय से पुलिस पहुंचा कि उसे पकड़ सकती है। इसको तस्दीक करते हुए पुलिस मौके पर गई तो वहाँ मिल गया और पूछताछ जब मिल गया तो उसे पूछताछ की, उसने इस बात को स्वीकार की कि मैंने जो पीछे जुनावई में लूट किया था, जो बैंक है बीसी द्वारा, उसके द्वारा जो लूट की तो मेरे द्वारा की गई थी और उसके पहले भी एक लूट मैंने किया था, वो भी उसने पूरी जाकर के मौके पर दिखाया और वो उसने अपनी निशानदेही पर पैसे बरामद कराए और लूट में जो प्रयोग की गई मोबाइल और जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद है और लूट जो उसने असलाह प्रयोग किया था उसके घर में था, उसके घर से बरामद हुआ है। इसे और पूछताछ कड़ाई से बताया कि हमारे 2 और साथी हैं और वो साथी हमारे जरीफनगर थाने के हैं। और उसने आगे ये भी अपने बयान में बताया कि श्रीपाल जो कि सिमरई का रहने वाला है, इसी ने रेकी किया था जुनावई बैंक के पास जो बीसी आता है, इसने रेकी किया था और श्रीपाल ने उसको कादराबाद शराब के ठेके पर बुला के बताया था कि एक बीसी है पतरिया का, वो आता है बैंक पर और सर संडे को छोड़कर से हर दिन पैसा लेके जाता है। इस आधार पर लोगों ने 4-5 दिन उसकी रेकी करने के बाद श्रीपाल ने उसे पहचाना था और जुनावई बैंक के पास लगे। जैसे वो हमारा बैंक का बीसी पैसा लेके निकला, उसे जुनावई पतरिया रोड पर उसकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगा करके उन्होंने उससे रुपए छीन लिए। उसके सीने पर ओमकार से जब पूछताछ किया गया, ओमकार ने बताया कि उससे बाइक मैंने ही छीना था। जिस बैग में पैसा मैंने उसके सीने पर ये कट्टा लगा के छीना था, वो कट्टा ही बरामद किया, बैग भी बरामद किया और पैसा ही बरामद करवाया। अपराधियों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने अब सक्रियता बढ़ा दी है, जिसके चलते लगातार गश्त की जा रही है। तो वहीं क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर अब लगाम लगाने की पुलिस की तैयारी है। संभल से योगेश गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के वाराणसी में रोडवेज के कर्मियों ने खाना नहीं दिए जाने को लेकर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। तो बता दें कि प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में जहां रोडवेज के चालकों की ड्यूटी लगाई है, तो वहीं ऐसे में अधिकारियों द्वारा चालकों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते चालक अपनी जान पर खतरा लेते हुए प्रवासियों को छोड़ने जा रहे हैं। तो वहीं कई परिचालकों की खाना न मिलने से तबीयत भी खराब हो गई है। बता दें कि जहाँ चालकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो वहीं इनको रास्ता भत्ता के रूप में मिलने वाली रकम भी नहीं दी गई है। तो साथ ही यहाँ 10 दिनों में ये दूसरा मौका है जब यहाँ चालकों ने भोजन को लेकर हंगामा किया है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। क्या सितंबर 2020 तक कोरोना की दवा बन पाएगी? वर्तमान में यह एक बड़ा सवाल है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सभी को इंतजार है तो बस कोरोना की वैक्सीनेशन का। दुनिया के कई देश और कंपनियां इस वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, तो भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। वैसे तो वैक्सीन तैयार करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इस कोरोना संकट के समय में दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों के इस कार्य को कुछ ही महीनों में करने में लग गए हैं। देश में करीब 30 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, तो वहीं बड़ी कंपनियां हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL और पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश भर के लोगों को उम्मीद है। दोनों ही कंपनियां कोरोना की वैक्सीन को जल्द बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भारत बायोटेक कंपनी ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करेगी, तो दूसरी ओर सीरम की साझेदारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है, जिसमें 3 महीने में वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक वैक्सीनेशन की 60 मिलियन यानी 6 करोड़ डोज का उत्पादन करने का साझेदारी किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्पादन और बिक्री के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त इस कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल के बाद सितंबर-अक्टूबर तक 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने का दावा भी किया है। कंपनी खुद भी 5 तरह के वैक्सीन का प्रयोग कर रही है। हालांकि प्रक्रिया अभी लंबी है, जिसका सभी को इंतजार है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हैं, तो अमेरिका, चीन, इजराइल सहित अन्य देश भी आम जनमानस के लिए वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा करते हैं। हम भी आशा करते हैं कि जल्दी कोरोना का वैक्सीनेशन तैयार हो जाए और भारत सहित अन्य सभी देशों को कोरोना संकट से निजात मिल सके। इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और शेयर कीजिए।